स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम 48 MCQ से। गाइस देखिए 47 MCQ तक हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अदर स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। तो आइए 48 देखते हैं। देखिए 48 में क्या कह रहा है, फॉर एन इंडिपेंडेंट ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ द पावर ऑफ P एंड Q इज ऑलवेज n। अब गाइस देखिए यहाँ पर कह रहा है कि P और Q की पावर का यदि हम सम करते हैं तो ऑलवेज n आता है। ट्रू है या फॉल्स है बताना है हमें। गाइस देख लेते हैं। गाइस देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, NCR P की पावर गाइस देखिए यहाँ पर कितनी होती है R, और इनटू में Q की पावर कितनी होती है मेरी n माइनस R। ये फॉर्मूला होता है गाइस मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। अब मेरे से कह रहा है यदि P और Q की पावर का हम सम करते हैं तो हमारा ऑलवेज कितना आता है n। करके देख लीजिए, R प्लस n माइनस R, R से R कैंसिल हो जाएगा, कितना आ रहा है गाइस n। तो यहाँ पर भी ये क्या कह रहा है, ये ऑलवेज n आता है, तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर, ट्रू होगा। आइए 49 देखिए, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर R। गाइस देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑलवेज मेरे क्या होते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में 2 पैरामीटर होते हैं n और p। क्योंकि गाइस देखिए p मेरा क्या होता है यहाँ पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है। यदि मेरे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो मैं 1 माइनस p करके इज इक्वल टू क्या q फाइंड आउट कर सकता हूँ। फेलियर की प्रोबेबिलिटी मैं ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ, बट कब, जब मेरे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। तो इसलिए मेरा n और p जो होता है ना ऑलवेज पैरामीटर होते हैं किसके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आइए 50 देखिए, 50 में कह रहा है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ n इज इक्वल टू 4 p इज इक्वल टू 1/3 देन द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। अब गाइस देखिए मैंने आपको वेरिएंस बताया था, मेरा वेरिएंस क्या होता है n p q। अब मेरे पास n की वैल्यू कितनी गिवन है 4, p की वैल्यू कितनी गिवन है गाइस देखिए 1/3, और इनटू में q में निकाल सकता हूँ। मैंने आपको बताया था q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 1 माइनस p, तो 1 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा गाइस देखिए 2/3। q की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2/3, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कितना आ जाएगा गाइस देखिए यहाँ पर मेरा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना होगा मेरा 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9/8 जो होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर 8/9 कौन है मेरा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये चीज़ आपको ईजिली क्लियर होनी चाहिए। आइए 51 देखिए, 51 में क्या कह रहा है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 20 SD इज इक्वल टू 4 देन Q इज इक्वल टू। अब गाइस देखिए हमें यहाँ पर सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, हमारे पास SD गिवन है। SD मैंने आपको क्या बताया था, मेरा होता है वेरिएंस का अंडर रूट, और वेरिएंस क्या होता है NPQ। गाइस देखिए NPQ यानी SD मेरे पास ये कितना गिवन दे रखा है इसने 4, तो NPQ गाइस देखिए इधर आके अंडर रूट क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू NPQ। NPQ की वैल्यू गाइस मेरे पास कितनी आई 16। अब देखती हैं यहाँ पे NPQ इज इक्वल टू तो 16 हो गया, और देखिए मीन इसने कितना दे रखा 20, और मीन मेरा क्या होता है NP इज इक्वल टू कितना है मेरा 20। अब गाइस देखिए यदि मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ NP के प्लेस पर कितना 20, और ये कितना हो जाएगा Q इज इक्वल टू कितना है मेरा 16, और तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस देखिए 16 डिवाइडेड बाई 20 कर लीजिए, 4 चौक 16 4 पंज 20। यदि मैं कैंसिल करता हूँ तो 4/5 क्या आ रही है यहाँ पर मेरी Q की वैल्यू आएगी। तो गाइस देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आइए 52 देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। 52 में क्या कह रहा है इफ़ इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 20 SD4 Q फाइंड आउट करवा रहा है। अब गाइस देखिए मैंने आपको बताया NP मेरा कितना है यहाँ पर 20, मीन को हम NP से डिनोट करते हैं, और SD गाइस देखिए ये कितना हो जाएगा मेरा 16 हो जाएगा। सेम मैं फॉलो करता हूँ NPQ 16 है। अब गाइस देखिए NP की वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर गाइस देखिए 16 इज इक्वल टू NP की जगह कितना पुट कर दूंगा 20, और ये हो जाएगा Q की वैल्यू गाइस देखिए कितनी आ गई मेरी 4/5। अब गाइस देखिए मेरे पास फेलियर की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो मैं सक्सेस की जो है इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो गाइस देखिए सिंपली मुझे क्या करना होता है, P कैसे निकाल सकता हूँ, 1 माइनस Q और 1, और गाइस देखिए Q की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 4/5, तो सिंपली कितनी हो जाएगी गाइस ये देखिए 1/5। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए 53 में क्या कह रहा है इफ़ इज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 20 SD इज इक्वल टू 4 देन n इज इक्वल टू। अब गाइस देखिए n की वैल्यू मुझसे फाइंड आउट करवा रहा है। सेम क्वेश्चन है हमारा 51 52 की तरह। अब गाइस देखिए 51 में हमने जो है यहाँ पर Q की जो है वैल्यू फाइंड आउट की थी, कितनी आई है मेरी 4/5, और हमने P की वैल्यू भी फाइंड आउट की है, कितनी आई है मेरी 1/5। अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास SD कितना गिवन है 4, तो गाइस देखिए मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ NPQ इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 16। मैंने आपको बताया था कि ये कैसे आया है। अब गाइस देखिए यहाँ पर n इंटू में P की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/5, Q कितनी है 4/5 इज इक्वल टू कितना गाइस देखिए 16।
तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंपली मेरा क्या हो जाएगा, n इक्वल टू, मैं इसको यदि सोल्व करता हूँ तो 16 इंटू में गाइस देखिए कितना है, 5 पंजे 25 और डिवाइडेड बाय 4, सोल्व कर लीजिए कितना आ रहा है गाइस देखिए। यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो 4 चौक 16 और 25 चौक गाइस मेरे कितने होते हैं 100 यानी 100। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये चीज़ गाइज आपको इजीली क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला क्लियर है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। मीन का मेरा फॉर्मूला क्या होता है गाइज, इसको साथ साथ नोट्स कर लीजिए, NP। और वेरिएंस का मेरा क्या होता है गाइज देखिए यहाँ पर NPQ। और मुझे SD फाइंड आउट करना है तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि वेरिएंस का अंडर रूट कर देता हूँ, यानी अंडर रूट ऑफ NPQ। ये तीनों फॉर्मूले आप नोट्स कर लीजिए, आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। और देखिए 54 में क्या कह रहा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डैश प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब गाइस देखिए मैंने आपको बताया था पॉइजन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो मेरा होता है वो डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अदरवाइज गाइस देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस मेरा सिर्फ और सिर्फ ओनली एक होता है, यहाँ पर वो है मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अदरवाइज गाइस यहाँ पर मेरा पॉइजन हो या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। 55 देखिए, द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइटम। अब गाइस देखिए रेडियो एक्टिव आइटम के केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो मेरी प्रोबेबिलिटी होती है, यानी हम कह सकते हैं एक तरीके से सक्सेस के चांस जो होते हैं गाइस बहुत ही रेयर होते हैं। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जीरो के चांसेस होते हैं। तो इस केस में गाइस देखिए हम किसका एग्जांपल है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। मैंने आपको बताया था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास सक्सेस के चांसेस बहुत ही रेयर हो। हम कह सकते हैं इक्वल टू 0 के इक्वल है, कि बिल्कुल रेयर है, होगा ही नहीं। आइए 56 देखिए, डैश डिस्ट्रीब्यूशन इज समटाइम्स नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट। मैंने आपको बताया पॉइजन को ही हम क्या कहते हैं, रेयर इवेंट, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, कि सक्सेस हो भी सकती है नहीं भी, बिल्कुल 0 के इक्वल होते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए 57 देखिए, 57 में द प्रोबेबिलिटी डेट एक्स एज्यूम ए स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब गाइस देखिए यदि हमें एक्स की वैल्यू कोई भी एज्यूम करनी है किसमें, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, तो मेरी क्या होती है, वो ऑलवेज 0 होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 58 देखिए, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड। अब गाइस देखिए मैंने आपको बताया था मीन हो, मीडियन हो या मेरा मोड हो, आपको अच्छे से मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये सब चीज़ें क्लियर की थी कि तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसके केस में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आइए 59 देखते हैं। 59 में क्या कह रहा है देखिए, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम। अब गाइस देखिए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम किससे होता है, मेरा यहाँ पर क्वार्टाइल जो नॉर्मल के केस में होता है वो मीन का होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 60 देखते हैं। 60 में देखिएगा इस क्या कह रहा है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज द डिस्टेंस फ्रॉम डैश इंक्रीज द कर्व क्लोजर एंड क्लोजर टू द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। अब गाइस देखिए मैंने आपको ये भी चीज़ क्लियर की थी कि यदि हमारा जो एक कर्व होता है यहाँ पर मेरा क्या होता है, यहाँ पर मीन होता है, इसके इंक्रीज और डिक्रीज होने से जो है मेरे कर्व पर इफेक्ट पड़ता है। गाइस देखिए यदि कर्व मेरा इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो मेरा कर्व है वो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से टच करने की कोशिश करेगा, उसके और क्लोज जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफेक्ट किससे होता है, कंप्लीटली मेरा मीन से इफेक्ट होता है। किस पर, जो भी मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है। 61 में क्या कह रहा है, ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोइंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड टैक्स ओनली द वैल्यू 6, 8, 11, 12 एंड 17 द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 8। अब क्या देखिए हमारे से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसकी, एक्स इज इक्वल टू 8 आने की। कोई मेरा एक रैंडम वेरिएबल हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें से कह रहा है कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब क्या देखिए 8 यहाँ पर मेरा कितने अवेलेबल है, ओनली 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरे पास कितने हैं, 5। तो 1/5 क्या होगी, 8 आने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 62 देखते हैं। 62 में क्या कह रहा है, ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स follow uniform distribution and takes the value 6, 9, 10, 11, 13 the probability of x is equal to 12 x is equal to 12। अब क्या देखिए जो मेरे पास डेटा गिवन है इस डेटा में 12 है ही नहीं, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 63 देखिए। 63 में क्या कह रहा है भाई, ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x follow uniform distribution and takes the value 6, 8, 11, 12, 17। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, देखिए 12 के इक्वल हो या 12 से कम हो। तो 12 के इक्वल यहाँ पर 12 होगा, 6, 8, 11 को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो सिंपली क्या हो जाएगा मेरा 4/5। टोटल आउटकम कितने हैं मेरे पास, 5। और गाइस देखिए इसमें फेवरेबल मेरे आउटकम कितने हैं, 4। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 64 देखिए, ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्स द वैल्यू। अब क्या देखिए यहाँ पर कितना कह रहा है, 12 से लेस देन हो। अब क्या देखिए 12 से कम, 12 को भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो मेरे कितने हैं यहाँ पर 6, 8, 10 जो 12 से छोटे हैं। तो भाई देखिए सिंपली कितना हो जाएगा मेरा 3/5। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा।
आइए 65 देखते हैं। 65 में क्या कह रहा है, ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्स द वैल्यू 5, 7, 12, 15 एंड 18 द प्रोबेबिलिटी। अब गाइस देखिए 10 से छोटा, यानी 10 से छोटा मेरे पास कितने अवेलेबल है। अब गाइस देखिए यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ किसको इंक्लूड कर सकता हूँ, 5 और 7 को, तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/5। तो ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये चीज़ आपको इजीली क्लियर होनी चाहिए गाइस। आपके मॉड्यूल में ऑप्शन ए दे रखा है, लेकिन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। 69 देखते हैं। अब गाइस देखिए 67, 68 और यहाँ पर 66 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, तो इसलिए इनको डिस्कस करने की भी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही आपको सोल्व करने की इनकी रिक्वायरमेंट है। 69 से देखते हैं, एन अनबाइस्ड डाइस इज टोस्ट 500 टाइम्स द बीन्स ऑफ द नंबर ऑफ 6 इन दिस 500 टोसिस। अब गाइस देखिए कह रहा है कि किसी भी डाइस को जो है टोस किया जा रहा है, कितने टाइम्स यहाँ पर 500 टाइम्स जो है हमने टोस किया है। कह रहा है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी। अब गाइस देखिए हमसे फाइंड आउट क्या करवा रहा है, मीन, और मैंने मीन आपको बताया था। मीन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरा क्या होता है इसका फॉर्मूला n इंटू में p। अब गाइस देखिए n यहाँ पर मेरे पास कितना गिवन है 500, और गाइस देखिए p मेरे पास कितना हो जाएगा। गाइस देखिए मुझसे कह रहा है कि 6 आने की, 6 कितने बार आएगा मेरे पास फेवरेबल आउटकम कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम 6। और गाइस देखिए उसमें से किसकी पूछ रहा है 6, तो कितना है 1/6 हो जाएगी। तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ 500 डिवाइडेड बाई 6, 500 डिवाइडेड बाई 6, मेरा क्या होगा प्रोबेबिलिटी हो। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 70 देखिए आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एन अनबाइस्ड डाइस इज टोस्ट 500 टाइम्स द SD ऑफ द नंबर ऑफ 6। अब गाइस देखिए SD पूछ रहा है, SD मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर अंडर रूट होता है किसका, NPQ का। अब गाइस देखिए NPQ, एन यहाँ पर मेरे पास कितना है 500, पी अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना आया था मेरा 1/6, क्यू कितना आ जाएगा गाइस देखिए 1 - 1/6 करेंगे तो हम मेरा क्या आ जाएगा क्यू 5/6, सिंपली कर लेते हैं 5/6। इसका क्या करना है अंडर रूट, तो गाइस देखिए अंडर रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरा 2500 डिवाइडेड बाई 36। तो गाइस देखिए यदि मैं इसका अंडर रूट फाइंड आउट करता हूँ तो कितना आ रहा है मेरा 50 डिवाइडेड बाई 6। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम इनको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। आइए 71 देखिए। 71 में क्या कह रहा है, ए रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन्स इतना, वेरिएंस इतना, देन वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब गाइस देखिए एन में मीन्स क्या दे रखा है यहाँ पर एन पी इज इक्वल टू 2, और वेरिएंस क्या है मेरे पास एन पी क्यू, कितना गाइस गिवन है मेरे पास देखिए 1.2। तो गाइस देखिए सिंपली मैं यहाँ पर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, कितनी हो जाएगी 2q इज इक्वल टू कितना है 1.2, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई गाइस देखिए 12 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि पॉइंट कैंसिल करूँगा तो अपॉन में क्या आ जाएगी मेरी 0, क्यू की वैल्यू आ गई है। अब गाइस देखिए क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, यहाँ पर मैं सिंपली 4 से कट ऑफ करता हूँ तो 4 × 12 और 4 × 5 20, 3/5। पी की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, कितनी आ जाएगी गाइस देखिए 1 - 3/5 कितनी आ गई 2/5। अब गाइस देखिए मेरे पास पी की वैल्यू भी गिवन है और यहाँ पर क्यू की वैल्यू भी गिवन है। आइए क्यू की वैल्यू कितनी आ गई गाइस देखिए 3/5, पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2/5। अब गाइस देखिए मुझसे पूछ क्या रहा था यहाँ पर एन की वैल्यू, तो मैं एन की वैल्यू सिंपली कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, एन पी मेरे पास कितना गिवन था 2, एन ये रहा, और पी कितना आएगा ये देखिए मेरे पास 2/5, और ये कितना है 2। तो गाइस देखिए सिंपली मेरा क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू 2 × 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एन इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो आई होप कि गाइस आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा, ये चीज़ आपको ईजिली क्लियर होनी चाहिए। आइए 72 देखिए। 72 में कह रहा है ए रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इतना, वेरिएंस इतना, देन वैल्यू ऑफ पी। अब गाइस देखिए हमें यहाँ पर पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपली कर सकते हैं हम एन पी इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 2, और एन पी क्यू कितना है 1/6 सॉरी गाइस। अब गाइस देखिए यहाँ पर मैं क्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ ईजिली, क्यू कितना हो जाएगा मेरा 2q, एन पी की जगह मैंने कितना रख दिया यहाँ पर 2 पुट कर दिया, और इज इक्वल टू कितना है मेरा 1.6, क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 20, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 × 16, 4 × 5 20, क्यू आ गया। अब गाइस देखिए मैं पी को फाइंड आउट कर सकता हूँ, पी सिंपली मेरा क्या होता है 1 - क्यू, तो 1 - कितना 4/5, कितना आ जाएगा ये मेरा 1/5। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 73 देखिए। द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, SD इज 3। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि मीन मेरा 5 है और SD मेरा 3 है तो ये सिचुएशन क्या ट्रू है, चेक कर लेते हैं गाइस। देखिए मीन का सिंपली मेरा फॉर्मूला क्या होता है NP इज इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे पास 5, और गाइस देखिए SD कितना दे रखा है इसने, मैं SD सिंपल से यहाँ पर कह सकता हूँ SD इज इक्वल टू कितना है अंडर रूट होता है मेरे किसका NPQ का। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना है 3 इज इक्वल टू अंडर रूट NPQ। NPQ की वैल्यू गाइस देखिए यहाँ से मेरी कितनी आ जाएगी 9,
अब और एन पी का ही देखिए यहाँ पर मेरा कितना है 5 है। तो भाई देखिए सिंपली मैं पुट कर लेता हूँ 5Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 और Q की वैल्यू कितनी आ गई गाइस देखिए 9 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेता हूँ 1 माइनस 9/5 कितनी आएगी। अब भाई देखिए यहाँ से 5 में से 9 जाएंगे तो माइनस का आएगा, यहाँ से मेरी Q की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब भाई यहाँ पर क्या है कि मेरा इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि गाइस देखिए जब तक मैं P और Q की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा तो गाइस मैं कैसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो मेरी मीन और SD की वैल्यू है वो करेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 24 देखिए द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के इज द कांस्टेंट। अब गाइस देखिए कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरे पास क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। गाइस देखिए 0 के एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछता है तो 0 आती है, 1 के एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछेगा 1 आएगी, 2 के एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछता है तो 2 आती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर के की एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी कितनी आएगी, सिंपली के आएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 75 देखिए 75 में क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुज फ्रीक्वेंसी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/n। अब गाइस देखिए ये क्या है, यहाँ पर x1 हम कह सकते हैं x2 से लेकर गाइस देखिए कंटिन्यूसली कहाँ तक जा रहा है xn टर्म तक। तो भाई ये मेरा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं सिंपली कह सकता हूँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि x से लेकर और xnth टर्म तक जा रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 76 देखिए थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। अब गाइस देखिए थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि गाइस देखिए हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें फाइंड आउट भी क्या कर रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी को। तो हम सिंपली कह सकते हैं जो मेरा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 7 देखिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज नोन एज। प्रोबेबिलिटी फंक्शन को ही हम गाइस अदर नेम किससे जानते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फंक्शन से। ऑप्शन है यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। 78 देखिए 77 को गाइस थ्योरी का है, आप याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फंक्शन कहते हैं। 78 देखिए द नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्टेन इन ए सिंगल थ्रो ऑफ एन अनबाइज्ड डाइस। अब गाइस देखिए यदि हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उस केस में मेरे पास आने के चांसेस कितने होंगे, मेरे जो टोटल आउटकम है 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 या 6 आएगा। तो गाइस देखिए ये मेरे क्या है, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 79 देखिए 79 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉइंट इन ए सिंगल थ्रो ऑफ अनबाइज्ड डाइस हैज फ्रीक्वेंसी फंक्शन। फ्रीक्वेंसी फंक्शन क्या होता है गाइस देखिए सिंपली हम कह सकते हैं एफ एक्स क्या होता है मेरा 1/n। एन गाइस यहाँ पर कितने होते हैं, जितने मेरे टोटल आउटकम होते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पर एक हम सिंगल थ्रो को डाइस कर रहे हैं तो कितने हो सकते हैं मेरे, या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 या 6 आएगा। तो सिंपली मेरा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी फंक्शन होगा जो यहाँ पर 1/6 होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए 80 देखिए इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स एज्यूम एन वैल्यू विद। अब गाइस देखिए जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस केस में क्या होता है कि जो मेरी एन की वैल्यू होती है वो इक्वल टू किसकी होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पर सिंपली मैं कह सकता हूँ ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा इसको भी। वैसे गाइस आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, आपसे सिर्फ और सिर्फ 3 डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होगा वहाँ पर 3 डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा। फर्स्ट मेरा नॉर्मल है, सेकंड मेरा पॉइजन और एक मेरा बाइनोमियल। इन 3 से रिलेटेड ही एमसीक्यू आपसे एग्जाम में जो है पूछ सकता है एग्जामिनर। आइए 81 देखिए 81 में क्या कह रहा है, इन ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज्यूम ओनली द वैल्यू। अब गाइस देखिए मुझसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है यहाँ पर, पी एक्स इज इक्वल टू कितना 9। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना है 9 मेरा 1 और टोटल मेरे पास कितने आउटकम है यहाँ पर अवेलेबल 6। तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमने पहले भी इस टाइप्स के एमसीक्यू जो है डिस्कस किए हुए हैं। आइए 82 देखिए 82 में क्या कह रहा है, इन ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज्यूम ओनली द वैल्यू। अब गाइस देखिए p इज इक्वल टू कितना कह रहा है यहाँ पर 12 कह रहा है। लेकिन गाइस देखिए यहाँ पर 12 तो मेरे पास डेटा गिवन है इस सीरीज में 12 अवेलेबल है ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी हो जाएगी, सिंपली 0। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 83 देखिए इन ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज्यूम ओनली द वैल्यू। अब गाइस देखिए कह रहा है कि 15 से यहाँ पर जो है मेरी स्मॉल होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, 15 से कम। अब गाइस देखिए 15 से कम कौन होगा यहाँ पर, 8, 9 और 11। तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ 3 बाय, और टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास गाइस देखिए यहाँ पर 6। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 1/2। तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी 15 से लेस देन की वो कितनी होगी मेरी 1/2। तो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 84 देखिए इन ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज्यूम ओनली द वैल्यू। कितनी है गाइस देखिए सेम है। लेकिन अब गाइस यहाँ पर इसने कंडीशन क्या डाली है कि जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है या तो 15 से छोटा हो या 15 के बराबर हो। तो हम गाइस देखिए यहाँ पर 15 भी इंक्लूड करेंगे। तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ 8, 9, 11 और 15। तो कितना हो जाएगा ये मेरा 4/6। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/3। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 85 देखिए इन ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज्यूम ओनली द वैल्यू। अब कहीं देखिए अगेन हमारे से क्या कह रहा है कि जो है मेरा 15 से ग्रेटर देन हो। अब कहीं देखिए
83 में मेरे से क्या पूछा था इन्हें स्मॉल, लेकिन अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे 15 से बड़ा होना चाहिए। गाइस देखिए जो ये साइन है यहाँ पर ग्रेटर देन का होता है और ये मेरा स्मॉलर का होता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर 15 से ग्रेटर देन कौन है मेरा 18 और 20, तो सिंपली कितना हो जाएगा 2 और टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने अवेलेबल हैं 6। तो गाइस देखिए कितना आएगा यहाँ पर 1/3। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये चीज़ आपको ईजिली क्लियर होनी चाहिए। इन ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज्यूम ओनली द वैल्यू। अब गाइस देखें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है मेरे पास, जो मुझसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करवा रहा है वो कह रहा है x-14 स्मॉलर देन होना चाहिए किससे 5 से स्मॉल होना चाहिए। अब गाइस देखिए 5 से स्मॉल कब होगा, यदि मैं इसमें 9 पुट करता हूँ, सॉरी गाइस 9 पुट करूँगा तो गाइस देखिए ग्रेटर हो जाएगा। 11, 15 और 18 पुट करने पे जो है मेरी स्मॉल डिजिट आएगी किससे 5 से, क्योंकि गाइस देखिए 11 पुट करता हूँ तो कितना आएगा 3, 15 पुट करता हूँ 1 और 18 पुट करता हूँ तो 4। अब गाइस देखिए यहाँ पे क्या है कि मेरा मॉडुलस है। अब गाइस देखिए मॉडुलस में या तो पॉजिटिव डिजिट हो या मेरी नेगेटिव डिजिट हो, बाहर आकर ऑलवेज क्या होगी गाइस मेरी पॉजिटिव डिजिट आती है। ठीक है, मॉडुलस का केस में जो भी डिजिट होती है वो क्या होती है गाइस मेरी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं किन टर्म को यूज कर सकता हूँ 11, 15 और 18 3 और टोटल मेरे पास कितने अवेलेबल हैं 6। तो सिंपली गाइस कैंसिल करता हूँ तो कितनी आएगी मेरी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 87 देखिए, 87 में क्या कह रहा है, वैन fx इज इक्वल टू 1/n देन मीन। अब गाइस देखिए जब हमारे पास nth टर्म तक कोई भी डिजिट गिवन होती है तो उसका गाइस देखिए सम कितना होता है सिंपली मेरे पास, क्योंकि गाइस देखिए मीन मुझे निकालना होता है तो हम क्या करते हैं x1 प्लस x2 से गाइस कहाँ तक जाते हैं हम x के nth टर्म तक और डिवाइडेड बाय किससे करते हैं n। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरे पास नंबर वो गिवन होंगे वो कितना होगा गाइस देखिए उसका सम कितना होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइड किससे करना है जो टोटल नंबर है। टोटल नंबर मेरे पास कितने अवेलेबल है यहाँ पर n। तो गाइस देखिए सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पर कितना हो जाएगा गाइस देखिए n प्लस 1 इंटू में n डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा देखिए, यदि ये 2n हो जाएगा n से n कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली मेरा क्या आएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 88 देखिए, 88 में क्या कह रहा है इन कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कहीं देखिए p कितना है मेरे पास x जो है t से स्मॉलर देन और t के इक्वल है देन मीन्स। अब कहीं देखिए यहाँ पर एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी कर्व टू द लेफ्ट टू द वर्टिकल लाइन एट टी। वर्टिकल लाइन किसके होगा गाइस लेफ्ट के होगा। मैंने आपको बताया था यदि टी जो है वहाँ पर एक्स की वैल्यू मेरी स्मॉलर आ रही है तो वो क्या होगा लेफ्ट में होगा और ग्रेटर आ रही है तो राइट में होगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आइए 89 देखिए, 89 में तो गाइस देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर 89 में इन कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ इज कोल्ड। अब गाइस देखिए कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा, तो इस केस में क्या होता है गाइस ऑलवेज कंटिन्यूस में जो मेरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब गाइस देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कब होता है जब यहाँ पर मेरे जो डेटा होता है वो डिस्क्रीट होता है। अब गाइस देखिए यहाँ पर एक MCQ क्रिएट हो सकता है, सिर्फ आपसे पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताइए क्या होता है। जैसे अभी हमने पीछे एक MCQ डिस्कस किया था, तो उस केस में आप मान के चलना कि जो हमारे पास डेटा की है वो डिस्क्रीट है, तो उस केस में मेरा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर क्लियरली ने मेंशन किया कि कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी फंक्शन बताइए, तो वो क्या होगा मेरा कम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 90 का डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको बताया था डेंसिटी फंक्शन से रिलेटेड आपसे कोई भी MCQ एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 1 जो है मेरा x की वैल्यू 1 से बड़ी 1 के इक्वल होनी चाहिए और 2 से छोटी 2 के इक्वल होनी चाहिए। तो गाइस देखिए सिंपली मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 होगा, लेकिन आपसे कुछ भी यहाँ पे एग्जाम में नहीं पूछेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से रिलेटेड। अब गाइस हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे उसका एडिशनल क्वेश्चन बैंक या तो हम 14 चैप्टर का डिस्कस करेंगे या हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एडिशनल क्वेश्चन बैंक। फिर भी आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।